हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम नेता अपने कार्यकर्ताओं में को उत्साहित करने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुणे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनका जोश बढ़ाया, वहीं विपक्ष पर भी जोरदार हमला किया। भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सिर पर है तो बीजेपी की तैयारी और रणनीति भी उसी तरह की है। चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर करारा प्रहार किया। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जिसमें से 105 सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को 56 सीटें मिली थीं। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 54 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। ये वो आंकड़े हैं जिसके दम पर बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में कमल खिलाने का दावा कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी और सीबीआई देश भर में कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी दलों के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी की कार्रवाई को विपक्ष सियासी एंगल देने में जुटा है, तो वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। पुणे में अमित शाह ने एनसीपी नेता शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना बता दिया। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर जाता। कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। कर्नाटक में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत हो या फिर सनातन के खिलाफ बार बार बयानबाजी, जिसे लेकर बीजेपी वक्त वक्त पर इंडी गठबंधन के बयान वीरों को उनके कारनामे याद दिला देती है। देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। जाकिर नाइक को, पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने जनता से कई दावे और वादे किए थे, जो अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है। राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान को लेकर अमित शाह ने करारा प्रहार किया। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश की जनता ने तो खटाखट फटाफट पर भरोसा नहीं किया, मगर आपके पास राज्य सरकारें हैं। कर्नाटक में है, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, 3 तो बची ही है। तो वहां खटाखट भेज दीजिए ना पैसा भाई।
भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? मैं तो तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल की बहनों को कहना चाहता हूं, एक खटाखट का डिमांड खड़ा करिए। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। गरीबों और महिलाओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार कई योजनाएं चला रही है। यही वजह है कि बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस जब कोशिश करती है तो मोदी के धुरंधर उन्हें पिछले 10 सालों में देश में हुए विकास कार्यों के आंकड़े गिनवा देते हैं। मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश के 60 करोड़ गरीबों को घर दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, हर गरीब को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया और देवेंद्र जी अब लाडली बहना और लाडली भैया भी देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का समय बचा है, जिसकी तैयारियों में अभी से ही सभी सियासी पार्टियां जुट गई हैं। सीटों के बंटवारे से लेकर चुनाव की तैयारियों पर बैठकों का दौर जारी है। लक्ष्य है किसी भी तरह सत्ता हासिल करना। हालांकि सत्ता उसे ही मिलेगी जो जनता के भरोसे पर खरा उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से बड़ा हमला कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर बोला गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है और राहुल गांधी को तो संविधान की समझ ही नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस कॉपी को अपने हाथ में लेकर लगातार राहुल गांधी घूमते हैं, उसकी समझ राहुल गांधी को नहीं। कि आत्मा को ही संविधान की खत्म कर दिया गया था, किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। तो श्रीमान राहुल गांधी जी, केवल संविधान की कॉपी को लहराइए मत, पढ़िए भी, और ये जो हिपोक्रेसी है इसको छोड़ दीजिए। आजकल श्री राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेसी जमात संविधान से अधिक प्रेम दिखा रही है। चलते फिरते संविधान की कॉपी दिखा लें और इसकी झूठी कस्में खाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वह है कांग्रेस और गांधी परिवार। 1975 में आपातकाल लगाकर पूरे विपक्ष को जेल में डालकर इन्होंने पूरे संविधान ही बदल दिया। संविधान की प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा कही जाती है, इन लोगों ने संविधान को उसकी आत्मा से ही अलग कर दिया था। पिछले सत्र में मैंने भरे सदन में श्री राहुल गांधी जी और उनके नकलची जमात से पूछा था कि क्या उन्हें यह पता भी है कि संविधान की पुस्तक में कितने पन्ने हैं। राहुल जी, आज मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी जी जिस संविधान की कॉपी लोगों को दिखाते हैं, उन्होंने उसकी भूमिका, प्रस्तावना, प्रीफेस पढ़ा भी है?